हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस तरह से हुआ है और ये कितने भागों में इनको बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैदान किसे कहा जाता है। मैदान हम लोग किसे कहते हैं। तो मैदान की हम लोग बात करें तो मैदान एक समतल सपाट भूभाग को कहा जाता है मैदान। ठीक है, किसे कहा जाता है मैदान? समतल समतल तथा सपाट भूभाग को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। समतल तथा सपाट भूभाग को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। लेकिन किसी भी समतल तथा सपाट भूभाग को मैदान नहीं कह सकते। इसके लिए क्या है? इसकी एक और शर्त है कि इसकी ढाल कैसी होनी चाहिए? इसकी ढाल अत्यंत ही मंद होनी चाहिए। अत्यंत ही मंद होनी चाहिए। मंद होनी चाहिए मतलब क्या होनी चाहिए? एक समतल तथा सपाट भूभाग को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। और उसकी ढाल कैसी होनी चाहिए? अत्यंत ही मंद। मान ली जाए कि अगर हम लोग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चले जाए तो हमको सिर्फ क्या हो, आधा डिग्री का ही डिफरेंस देखने को मिले। उसी भूभाग को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है, जिसकी ढाल क्या हो? अत्यंत ही मंद हो। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान की हम लोग बात करें तो इसका निर्माण जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमा करने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ लिखा गया भी है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ये क्या हुआ है कि इन नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो अपर्दन करके जो अवसाद लाए गए उनको जब एक जगह जमा किया गया तो उससे क्या हुआ कि एक मैदान का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इन नदियों की बात देखें तो इन नदियों को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहा जाता है? वैसी नदियाँ जो किसी रास्ते से होकर, किसी भूभाग से होकर बहती रहती है, लेकिन जब किसी भूगर्भिक हलचल के कारण जब वह भूभाग का कोई हिस्सा ऊपर उठता है, मान ली जाए कि कोई नदी इस तरह से बह रही है लेकिन यहाँ कोई भूभाग धीरे धीरे क्या हुआ, भूगर्भीय हलचल के कारण ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे ये ऊपर उठता है तो ये नदियाँ क्या करती है कि इनको धीरे धीरे क्या करती है? काटती रहती है। ये इनको धीरे धीरे काटती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि इसको काट कर क्या करता है? ये अपना रास्ता खुद से फिर से उसी रास्ते पर होकर ये बहने लगती है। उन्हीं नदियों को क्या कहता है? पूर्ववर्ती नदियाँ। मतलब जो रास्ते से वो जब पहले से बह रही है, अगर किसी तरह के भूभाग का उठान हुआ तो फिर से उसको काट कर क्या करती है? वो उसी रास्ते से होकर के बहने लगती है। उसे ही कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियाँ। और ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, ये सब क्या है? ये सब पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ये सब क्या है? पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। हिमालय के निर्माण के पूर्व से ही क्या है? ये अपने रास्ते से होकर ये बह रही है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। इसे मान लिया जाए कि ये हिमालय है, ठीक है। ये मान लिया जाए कि ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय और ये क्या है? सबसे दक्षिणी भाग हिमालय का शिवालिक। ये क्या हुआ? ये शिवालिक है जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। और इसी शिवालिक से होकर जो नदियाँ बहती है, जैसे गंगा है, उसके अलावा जो उधर सिंधु बहती है और उसके अलावा पूर्व में भारत के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वो क्या होती है कि इन्हीं नदियों इसी पहाड़ी के सहारे क्या होता है कि धीरे धीरे नीचे उतरती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? जब शिवालिक का निर्माण हुआ तो इस क्षेत्र में अनुमान लगाया गया कि इस क्षेत्र में क्या हुआ कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कहीं कहीं अनुमान है कि 8-8 किलोमीटर गहरे गड्ढे थे। और जब ये नदियाँ ऊपर से उतरती थी तो चूंकि ये युवा अवस्था में होती है नदियाँ और बर्फ़ के द्वारा ये पानी प्राप्त करती है,
तो ये जब ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो अपने युवा अवस्था के कारण इसकी धारा क्या होती है, बहुत तेज होती है, और अपने साथ ये क्या करती है कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े गुलाश को काट करके क्या करती है, अपने साथ बहा करके नीचे लाती है। लेकिन जब क्या होता है कि जब इसका ढाल धीरे धीरे कम होने लगता है तो ये क्या करती है, अपने साथ लाए गए अवसादों क्या करती है, इन क्षेत्रों में जमा करती, यहाँ पर ला करके इस तरह से क्या करती है, यहाँ पर जमा करती, और इन्हीं अवसादों के द्वारा, इन्हीं पत्थरों गुलासमों के द्वारा जो नदियों के द्वारा लाए गए और इन गड्ढों में क्या किया गया, ला करके इनको भर दिया गया, और इन्हीं से क्या हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो पूछा जाए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान निर्माण कैसे हुआ, तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को जमा करने की वजह से क्या हुआ, इन मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि उत्तर भारत के मैदान निर्माण कैसे हुआ। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किससे हुआ, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के कारण हुआ, उसके जमा करने के कारण हुआ है। उसके अलावा यह मैदान क्या है, यह पश्चिम में सिंधु नदी से, कहाँ पश्चिम में, कहाँ से, सिंधु नदी से, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पश्चिम में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, ये सिंधु है, और ये जो इस सतलज है यहीं पर झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास है। इन्हीं सहायक नदियों के द्वारा सिंधु की जो अवसाद जमा किया गया उसके द्वारा क्या हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ। और ये जो उत्तर भारत का मैदान है कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र नदी तक इस मैदान में क्या है, इस मैदान का विस्तार है। ठीक है, पूर्व में, पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है, और इसकी ढाल क्या है, इसकी ढाल अत्यंत ही मंद है। ये भारत का जो ये मैदान है ये बहुत ही सपाट है, ये बहुत ही फ्लैट है। ये इसमें अगर 200-400 किलोमीटर आप चल जाइए कंटिन्यू तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम नीचे ढाल की तरफ उतर रहे हैं। ये ढाल इसका क्या है, बहुत ही अत्यंत ही मंद है। उसके अलावा इस मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, तो 3200 किलोमीटर है, तथा इसकी चौड़ाई क्या है, 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक क्या है, ये चौड़ा है। इसकी लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम के बीच कितनी है, ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कितनी है, ये है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इन क्षेत्रों में कितनी चौड़ाई इसकी है, 200 किलोमीटर, और इधर कितनी है, तो इधर देखिएगा तो इधर 150 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो लंबाई की बात करें तो ये 3200 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी, तो ये है 150 से कितनी, 300 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है। उसके अलावा बात करें इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है, 50 से 150 मीटर तक है। इसकी जो इस मैदान की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है, 150 से कितनी है, 50 से 150 मीटर तक है। और किसी भी जगह की ऊंचाई जो है से किससे मापा जाता है, वो समुद्र तल से मापा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में समुद्र का जो लेवल है एक समान रहता है। और स्थलीय भाग की बात करें तो यहाँ देखिए कहीं पहाड़ होता है, कहीं भ्रंश घाटी होती है, इसलिए जो भी ऊंचाई मापी जाती है वो किससे मापा जाता है, तो वो समुद्र के तल से मापा, समुद्र के लेवल से मापा जाता है, सी लेवल से इसको ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करें तो उत्तर भारत के मैदान को उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, उत्तर भारत के मैदान को उच्चावच और भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन, तो एक भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, और बांगर के ही 2 भाग होते हैं, एक रेह तथा दूसरा भूर, चौथा खादर और 5वां डेल्टा। डेल्टा में भी 2 भाग, एक कहा जाता है उसमें बिल और दूसरा चार। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि भाबर किसे कहा जाता है, तराई किसे कहा जाता है, उसके अलावा बांगर किसे कहा जाता है, खादर किसे कहा जाता है, और डेल्टा किसे कहा जाता है। तो बांगर के भाबर की हम लोग बात करें तो यहीं पर ये भाबर दिया गया है। अब भाबर को हम लोग समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए कि ये शिवालिक है,
और यहाँ से क्या होता है कि नदी यहाँ से बहती हुई नीचे की तरफ उतरती है, नीचे की तरफ ये उतर रही है। और ये क्या होता है कि जब ये ऊपरी भाग को क्या करती है, ये चट्टानों को पहाड़ों को काट करके बड़े बड़े गुलास, बड़े बड़े पत्थर और बजरी को क्या करती है, अपने साथ काट करके नीचे लाती है। लेकिन जब ये नीचे जब उतरती है, जब ढाल इसका कम होता है, तो ये अपने साथ जो बड़े बड़े गुलास में बड़े बड़े पत्थर है उसको ढो सकने में क्या होती है, ये असमर्थ हो जाती है। इसलिए क्या करती है, वो इन शिवालिक के चरणों में ला करके क्या करती है, ये जमा कर देती है। शिवालिक के चरणों में, शिवालिक के पाँव में लाकर क्या करती है, ये जमा कर देती है, क्योंकि ये बहुत ही भारी हो जाते हैं और इसे नदियाँ अपने साथ ढो सकने में असमर्थ हो जाती है। तो जो ये यहाँ पर जमा करती है, तो इसे क्या कहता है, इसे कहता है गिरिपद, गिरिपद या पर्वत पद। जहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर को जमा करती है नदियाँ, उसे कहता है पर्वत पद या गिरिपद। पर्वत मतलब पहाड़, पद मतलब पाँव, या गिरी मतलब भी क्या होता है, पहाड़ होता है, पद मतलब पाँव। तो क्या होगा, शिवालिक के पाँव मतलब शिवालिक के चरणों में लाकर क्या करती नदियाँ, इन सबको बिछा देती है। और इन्हीं पथरीली क्षेत्र को क्या कहता है, इसे ही कहता है भाबर, इसे ही कहता है भाबर। ठीक है, जो नदियाँ अपने साथ लाए भारी अवसादों को जब ढो सकने में असमर्थ हो जाती है और पहाड़ के या पर्वत के चरणों में लाकर गिरा देती है उसके तल पर, तो उसे ही क्या कहता है, भाबर। ठीक है, और ये क्षेत्र जो है क्या होगा, चूंकि ये कंकरीली पथरीली भूमि है, इसलिए क्या होगा, ये खेती की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो आकृति है भाबर का, जब ये पंखे की आकृति की हो जाती है, इस तरह से जो हाथ वाला पंखा होता है झिलने जैसा, उस तरह की आकृति जब बनाती तो उसे कहा जाता है जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। जब भाबर के क्षेत्र में जब पत्थरों का पंखे की आकृति के रूप में जमा हो जाता है कंकर पत्थर, तो उसे क्या कहता है, जलोढ़ पंख। क्योंकि अवसादों क्या कहता है, अवसादों कहता है जलोढ़, अवसादों को क्या कहता है, जलोढ़। और ये कैसी आकृति है, तो ये पंख की आकृति की हो जाती है, इसलिए क्या कहता है इसे, जलोढ़ पंख। लेकिन अगर यही किसी शंकु की आकृति की हो जाए, किसी शंकु की आकृति की हो जाए, तो उसे क्या कहता है, उसे कहता है जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु। ये क्या है, ये जलोढ़ शंकु जब किसी आकृति या किसी शंकु की आकृति का ये हो जाए तो उसे क्या कहता है, जलोढ़ शंकु। और जो कि पंखे की आकृति के हो तो उसे क्या कहता है, जलोढ़ पंख। ठीक है, इसकी चौड़ाई की हम लोग बात करें तो ये 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये जहाँ जमा होती है वहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, 8 से मात्र 10 किलोमीटर। और इसका विस्तार की बात करें तो ये सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका फैलाव है। भाबर का फैलाव कहाँ तक है, सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका फैलाव है। सिंधु और तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो सिक्किम से होकर के बहती है, वो उसका विस्तार कहाँ तक है, ये सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। तो भाबर के बारे में हम लोग जाना है क्या, कि भाबर किसे कहते हैं, जब नदियाँ अपने अवसादों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को काट करके पर्वतों के पद के पास जमा करती है तो उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। अगर उसकी आकृति किसी शंकु की आकार की है तो उसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। अगर किसी पंखे की आकृति की है तो उसे क्या कहा जाएगा, जलोढ़ पंख कहा जाएगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। इसको हम लोग देख लेते हैं। भाबर की बात करें तो उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद मतलब पर्वत के पद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकर, बजरी आदि के जमाव से ये क्या है, बना हुआ है। हिमालय की नदियों द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर और बजरी ला करके जमा किया जाता है, उन्हीं अवसादों से क्या हुआ है, इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 8 से 10 किलोमीटर है। इस भूभाग में क्या होता है कि छोटी नदियाँ कंकर बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। कभी कभी गांव में देखिएगा कि नीचे से पानी बह रहा है, ऊपर में रास्ता है, पत्थर का रास्ता बन जाता है और नीचे से क्या होता है, पानी रिस रिस के बहते रहता है। वही हाल क्या होता है, भाबर में भी होता है। जो छोटी नदियाँ है वो क्या हो जाती है, इन जो गैप बना हुआ है पत्थर के बीच,
क्योंकि पत्थर तो सटा रहता है लेकिन कम्प्लीटली सटा नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है इनमें जो गैप होता है उसी में क्या होता है ये नदियाँ आकर के छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त का कारण क्या है कि इनकी अत्यधिक पारगम्यता इनके बीच क्या है बहुत अधिक गैप रहता है, इसलिए छोटी नदियाँ क्या होती है इसमें आकर के क्या हो जाती है विलुप्त हो जाती है। उसके अलावा ये हो गया, यहाँ है कि यह क्षेत्र कृषि के लिए क्या है उपयुक्त होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है ये पत्थर और कंकड़ से निर्मित है, इसलिए क्या होगा ये क्षेत्र उपजाऊ कृषि की दृष्टि से नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं तराई। तराई किसे कहा जाता है? तराई की हम लोग बात करें तो जब नदियाँ इस क्षेत्र में भाबर का निर्माण जब हो जाता है, भाबर का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है जो छोटी नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर आकर के विलुप्त जाती है, लेकिन कई धाराओं के बाद इन क्षेत्र में क्या होता है निकलने लगती है, इन क्षेत्रों से होकर के कई धाराओं में निकलती है। जब ये कई धाराओं से होकर के निकलती है तो जब कई धारा होकर निकलेगा तो क्या होगा वो क्षेत्र क्या हो जाएगा दलदली हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। ठीक है, तो जो नदियाँ भाबर में विलुप्त हो जाती हैं और जहाँ से ये कई धाराओं से होकर निकलती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वही क्षेत्र कहलाता है तराई क्षेत्र कहलाता है। और ये क्या है दलदली भूमि है, इसलिए क्या होगा इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में ये क्षेत्र क्या होगा उपजाऊ होगा। इसलिए देखिएगा जो तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र की हम लोग बात करें तो ये क्या होता है इस क्षेत्र में बहुत अधिक जंगल पाए जाते हैं, बहुत अधिक पेड़ों का क्षेत्र इस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे तराई मतलब क्या होता है, नहीं कहते किसी को कि बहुत तर लग रहे हो, तो वो इसी तर जो दलदली क्षेत्र उसे क्या कहा जाता है तराई कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो ये क्षेत्र भाबर प्रदेश से कहाँ होता है, ये भाबर के जस्ट नीचे दक्षिण का क्या है ये दलदली क्षेत्र है। दलदली क्यों है, क्योंकि ये जो नदियाँ विलुप्त हो गई वो कई धाराओं में होकर के बहती है, इसलिए क्या होता है वो क्षेत्र दलदली हो जाता है। तथा बारीक कंकर पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े गुलाश में होते हैं, उसे नदियाँ क्या करती है वो पर्वत के पद के पास जमा कर देती है, लेकिन जो हल्के होते हैं उसे क्या करती है उसको बहा करके थोड़ा सा आगे ले जाती है, और जहाँ उस तक उसको ले जाते में समर्थ होती है वहाँ ले जाकर उसे छोड़ देती है, और जहाँ छोड़ती है उसे वही क्षेत्र क्या है तराई है। उसमें क्या होता है बारीक कंकर पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी है 10 से लेकर के 20 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, आगे भाबर में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वे तराई क्षेत्र के धरातल में क्या होती है पुनः से प्रकट हो जाती है, दृश्यमान हो जाती है। और वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक हो जाता है। अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि तराई का विस्तार पूर्व में अधिक होगा या पश्चिम में, तो इसका क्या होगा यहाँ स्टेटमेंट यहाँ पर पूर्व में अधिक पाया जाएगा और पश्चिम में क्या होगा कम होगा। क्योंकि जो बरसात की बात करें तो भारत में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से इस तरफ से, तो देखिएगा क्या होता है इस तरफ से बारिश ऐसे होती है कि नहीं, तो ये पूरब क्षेत्र क्या है इधर अधिक बारिश हो रहा है, इसलिए क्या होगा इधर दलदली क्षेत्र या तराई का क्षेत्र अधिक पाया जाएगा। और इस तरफ पश्चिम में क्या है बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ क्या होगा ये पश्चिम के क्षेत्र में क्या होगा ये कम चौड़ा होगा, इसका विस्तार क्या पश्चिम में कम है। उसके अलावा इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी क्या होता है बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि क्या होती है सदैव क्या होती है तर होती है या नम रहती है। एवं ये क्या है कृषि के लिए विशेषकर गन्ना चावल एवं गेहूं हेतु अधिक उपयुक्त है। ये क्या है ये क्षेत्र ये तर भूमि है नमी युक्त है, इसलिए क्या होता है इसमें खेती अधिक मात्रा में होती है। इसमें क्या हो रहा है कि चावल गन्ना और गेहूं इत्यादि का विस्तार फसल इसमें उगाया जाता है। यही क्षेत्र क्या है ये तराई है। तराई की बात हम लोग कर ले तो क्या हो गया कि ये भाबर के दक्षिण में पाया जाता है, और यहाँ पर जो छोटी नदियाँ विलुप्त हो गई है वो इसमें प्रकट हो जाती है, और इसका विस्तार 10 से 20 किलोमीटर है। और इसके ये क्षेत्र क्या है ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। आगे बात करें तो बांगर की हम लोग बात करें तो अगर कोई नदी इस तरह से बह रही है, ये इस तरफ से बह रही है, तो क्या करती है ये जो अपने साथ छोटे छोटे अवसाद चिकनी मिट्टी या बालू कण लाते हैं उसको क्या करती है
जहाँ जहाँ इसको जगह मिलता है, जहाँ इसकी रफ्तार कम होती जाती है, उस साइड से क्या करता है, उसको जमा करते जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर जमा करते जाता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, जमा करते जाता है। लेकिन अब देखते हैं क्या नदी की चौड़ाई क्या होगी, धीरे धीरे कम हो रही है, या नदी क्या होता है, रास्ता अपना बदल लेता है। तो अगर मान लें नदी की चौड़ाई धीरे धीरे कम रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, ये क्षेत्र में। तो ये जो जहाँ पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता, जहाँ पहले नदी का पानी पहुँचता था लेकिन अब नहीं पहुँचता, वहाँ पर जो मिट्टी का अवसाद जमा किया गया है, किसके द्वारा, नदियों द्वारा, अब उस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ये पहले कभी उपजाऊ हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर नदी के जो नए अवसाद जो परत बिछती थी बाढ़ के वक्त में, अब वहाँ तक नदी का पानी नहीं पहुँचता है, इसलिए क्या है, ये क्षेत्र अब उतनी उपजाऊ नहीं रही जितनी उपजाऊ ये नदी जब बाढ़ आती थी उस वक्त जमा करती थी नए नए परत को, उस हिसाब से ये उपजाऊ नहीं रही, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे ही बांगर कहा जाता है, ठीक है। और खादर की हम लोग बात करें, जो आगे पढ़ रहा है, तो खादर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर नदी के बाढ़ का पानी अभी भी आकर के उस पर नई परत को जमा देती है, उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। जहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। लेकिन जहाँ अभी भी नदी के द्वारा अब बाढ़ का जो द्वारा लाया गया अवसाद है, नई परत जो बिछ जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही खादर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और बांगर की बात करें तो बांगर में भी दो कैटेगरी है, एक क्या है, तो एक है रेह या कल्लर, रेह या कल्लर, और दूसरा क्या है, ये भूर, ठीक है। एक रेह या कल्लर और दूसरा क्या है, भूर। ये बांगर क्या है, ये उपजाऊ क्षेत्र पहले था, लेकिन अब क्या है कि इसमें अब पानी दीजिए, इसे अलग से सिंचाई कीजिए और सिंचाई के माध्यम से इसको क्या कीजिए, उपजाऊ बनाइए। और इसमें क्या होता है, दो कैटेगरी है, एक रेह और या कल्लर, दूसरा क्या है, भूर। रेह उस क्षेत्र को कहते हैं, रेह उस मिट्टी को कहते हैं जब देखिएगा अत्यधिक सिंचाई कारण खेतों में जब ऊपरी परत पर जब चूने के जैसा कोई परत बिछ जाता है उजला उजला, उसी को कहा जाता है रेह, ठीक है। जब कभी गांव में जाइएगा तो खेतों में जाकर देखिएगा, अत्यधिक सिंचाई के कारण जब उसके खेतों के ऊपरी परत पर चूने के जैसा सफ़ेद परत बिछ जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, रेह। चूने के जैसा सफ़ेद परत, जैसा सफ़ेद परत जम जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, रेह या कल्लर कहा जाता है, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि रेह या कल्लर किसे कहा जाता है, तो मैं खेतों में जब ऊपरी परत पर अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, चूने के जैसा परत सफ़ेद परत जम जाता है, उसे क्या कहता है, रेह कहा जाता है। उसके अलावा भूर की बात करें, भूर की हम लोग बात करें तो भूर उसे कहा जाता है जब कभी आप बरसात के दिनों में गांव जाइए या देखिए जहाँ पर अगर मिट्टी है, तो जब बारिश की बूंदें ऊपर से पड़ती है तो क्या होता है कि उसके ऊपरी परत को हटा देती है, और देखिए कि नीचे में आपको छोटे छोटे कंकर और पत्थर के टुकड़े देखने को मिलते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, भूर कहा जाता है। छोटे छोटे बारीक कण जो अपर्दन के परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं, अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है, भूर कहा जाता है। सफ़ेद परत को रेह या कल्लर, और जो ऊपरी परत हटने के बाद जो छोटे छोटे कंकर पत्थर दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है, भूर कहा जाता है। अब इनको हम लोग देख लेते हैं कि बांगर किसे कहते हैं। उत्तरी मैदान के उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, जो पहले नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता था, लेकिन अब वहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँचता। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भूभाग पुराने जलोढ़, उत्तर भारत के जो मैदान है उसमें जो सबसे बड़ा भूभाग है वो क्या है, वो यही पुराने जलोढ़, इसे क्या कहता है, बांगर का बना हुआ है। जो उत्तरी भारत के मैदान का जो विस्तार है, इसमें सबसे अधिक जो मात्रा है वो किसकी है, वो बांगर की है, जिसे क्या कहता है, पुराने जलोढ़। ये पुराने जलोढ़ है, ठीक है, इसी का बना हुआ है। इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है, पंजाब व उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में क्या है, ये पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है। ये क्या होता है, नदी के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता।
इसलिए क्या होता है यहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, इसलिए क्या होता है ये नई नई परत उस पर जो अवसाद है नदियों द्वारा लाए गए वो वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाते, उसे क्या कहता है बांगर या इसे कहता है पुराने जलोढ़। आगे खादर को हम लोग देख ही लिया है। इसमें है आगे कि इसमें कंकर भी पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फुलन देखे जाते हैं, जिन्हें क्या कहता है रेह या कल्लर कहा जाता है। जो ऊपरी सफ़ेद परत होता है उसे क्या कहता है रेह या कल्लर। उसके अलावा बांगर प्रदेश में, बांगर क्षेत्रों में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर के मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई हो और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है, ऐसी भूमि को क्या कहता है, ऐसी भूमि को भूर कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद परत को रेह या कल्लर और कंकरीली पथरीली भूमि को क्या कहता है भूर कहा जाता है। आगे खादर, खादर को हम लोग देख लिया कि खादर किसे कहता है नए जलोढ़ को क्या कहता है खादर कहता है, जहाँ पर नदियों के द्वारा अभी भी नए नए अवसाद बाढ़ के मौसम में ला करके जमा किया जाता है, उसे क्या कहता है खादर। उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, इसमें कांप मिट्टी भी पाई जाती है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है उसे क्या कहता है खादर कहता है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके अलावा खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय क्या होती है नई जलोढ़ परत जमा हो जाती है। ठीक है, यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु क्या होगा बहुत ही उपजाऊ होगा। उसके अलावा इसमें भूमि का जलस्तर क्या होता है ऊंचा होता है, भूमि का जो जल जो मिलने लगता है वह बहुत ही कम ऊंचाई से ही गहराई से ही जल की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है, खादर भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है, जो इसे नमी धारण करने में क्या करती है क्षमता प्रदान करती है। चीका की अधिकता का कारण क्या होता है ये नमी धारण करने के लिए इसकी क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन इत्यादि कृषि के लिए क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो गया खादर जिसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है। आगे बात करें डेल्टा, डेल्टा की बात करें तो डेल्टा किसे कहते हैं जब जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, वहाँ जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती है और अपने द्वारा लाए गए अवसादों को जहाँ पर जमा करती है उसे क्या कहा जाता है डेल्टा कहा जाता है। वहाँ जिस आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहता है डेल्टा कहा जाता है। यह खादर मैदान का क्या है ये बढ़ा हुआ भाग है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में। गंगा घाटी को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा घाटी, मध्यवर्ती गंगा घाटी और निचली गंगा घाटी। निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है, उसी में क्या है इस डेल्टा का फैलाव विस्तार है। ठीक है, इसमें पुराना एवं नया पंख तथा दलदल सम्मिलित होते हैं और यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं और निचली भूमि को बिल कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भूमि को क्या कहता है चार और निचली भूमि को बिल कहते हैं। जैसे डेल्टाई क्षेत्र में इस तरह की आकृति का निर्माण होता है, ये इस तरह की आकृति का निर्माण हुआ। जो ये उठा हुआ भाग है ऐसा आकृति है तो उसे क्या कहा जाएगा चार। ठीक है, और जो धंसा हुआ भाग डेल्टा क्षेत्र में होता है उसे क्या कहा जाता है बिल। ऊपरे उठे हुए भाग को चार और ढके नीचे जो धंसा हुआ भाग उसे क्या कहा जाता है बिल कहा जाता है। तो ये थे मैदान के प्रकार। ठीक है, कौन कौन भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। डेल्टा में भी 2 भाग, एक क्या चार और दूसरा क्या है बिल। ठीक है, अब इनके विस्तार की हम लोग बात करें, इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो उत्तरी मैदान के बात करें तो इनका विस्तार की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ जो राजस्थान का जो क्षेत्र है इधर, इसके भाग को कहा जाता है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। क्योंकि राजस्थान में क्या है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन मरुस्थल भी क्या है एक मैदान का ही भाग है। तो वहाँ पर जो नदियों के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से जो मैदान का विस्तार हुआ है उसे क्या कहा जाता है राजस्थान का मैदान। मान लीजिए कि कोई सोनू है, अगर उसके सर में बाल है तो क्या है वो सोनू है, अगर सर के बाल ना रहे तो क्या होगा वो सोनू नहीं रहेगा, वो सोनू ही रहेगा। उसी तरह राजस्थान क्या है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है,
लेकिन मरुस्थल भी क्या है, एक मैदान ही है। चूंकि वो उपजाऊ नहीं है इसलिए क्या है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है और उसे क्या कहा जाएगा, मरुस्थलीय राजस्थान का मैदान। उसके अलावा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र को क्या कहता है, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का मैदान। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा पंजाब तथा हरियाणा के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण हुआ है। उसके अलावा अगर इसमें हम लोग यमुना नदी को भी शामिल कर देंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली का मैदान। ठीक है, पंजाब तथा हरियाणा और दिल्ली का मैदान किसको शामिल करने पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में यमुना नदी को शामिल कर देने पर उसे क्या कहा जाएगा, पंजाब और पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली का मैदान। ठीक है, उसके बाद इसके इस तरफ देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से गंगा नदी शुरू हो जाती है ये। ठीक है, गंगा नदी यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक क्या होता है, ये गंगा के मैदान को इसे क्या कहता है, गंगा का मैदान। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को शामिल इसमें किया जाता है। गंगा नदी को भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक क्या, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा क्या है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। ठीक है, उसके अलावा निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। कितने भागों में बांटा गया गंगा के मैदान को, 3 भागों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऊपरी गंगा का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भाग को क्या कहता है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और निचली गंगा का मैदान बिहार के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, निम्नवर्ती गंगा का मैदान। इसे आप इस माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान ले जाए कि यहाँ से गंगा निकली, ठीक है, उसके अलावा आगे यहाँ से जो सहायक नदी से मिलती है वो क्या है, पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, तीसरे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और ये महानंदा, और नीचे से एक नदी सोन। ठीक है, सोन नदी। यहाँ तक के भाग को क्या कहा जाएगा, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, उसके बाद इसे यहाँ तक के भाग को क्या कहा जाएगा, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। और इसके इस पार के भाग को क्या कहा जाएगा, पश्चिम बंगाल के निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। यहाँ पर क्या है, ये रामगंगा, ये गोमती। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, घाघरा, घाघरा। उसके बाद यहाँ पर गंडक, ये बूढ़ी गंडक। ठीक है, उसके अलावा बात करें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, कोसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये महानंदा, महानंदा। जो रामगंगा और गोमती के बीच जो मैदान है उसे कहा जाता है रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। ठीक है, उसके अलावा गोमती और घाघरा के बीच अवध का मैदान। ठीक है, अवध का मैदान। सारण और घाघरा और गंडक के बीच क्या है, सारण का मैदान, सारण का मैदान। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है, यहाँ पर बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान। और आगे क्या है, पश्चिम बंगाल का मैदान। ठीक है, और नीचे में देखिएगा यहाँ पर तो ये जो सोन नदी के बीच का क्षेत्र है इसे कहा जाता है मगध का मैदान, मगध का मैदान। ये गंगा के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के जो दोआब में मैदान का निर्माण हुआ है उसे क्या कहा जाता है, जिस मैदान जो नाम दिया गया है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। इसे रोहिलखंड का, अवध का,
सारण का, उसके अलावा मिथिला का, और आगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल का मैदान, ठीक है, बंगाल का मैदान, ठीक है। ये सब है गंगा और उसके सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है। ये हो गया गंगा का मैदान। अब आगे बात करें तो इस क्षेत्र में देखिएगा जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, उसे क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये सब थे उत्तर भारत के विशाल मैदान जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देखा कि इनका निर्माण कैसे हुआ और किन किन नदियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है और इनको कितने भागों में बांटा गया है और किन नदियों के द्वारा किन मैदान का निर्माण किया गया है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नए नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।